अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में क्रिएटर्स अवार्ड, जी हाँ, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब सोशल मीडिया के जितने भी तमाम क्रिएटर्स थे, जिसमें मुझे नहीं गिना गया, कोई बात नहीं, मेरा दिल टूटा, गजब बेइज्जती है, बट यस, उनको अवार्ड देते हुए दिखाए गए। राम राम भाई सारा ने मगर ऐसा क्यों? ये क्रिएटर्स हैं कौन? तो क्रिएटर्स वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिससे वो पैसा कमाते हैं और अपने फॉलोअर्स को अपनी लाइफ से जोड़ते हैं। अब आपको ये क्रिएटर्स जो हैं ह्यूज फॉलोइंग के साथ मिलेंगे साहब, और आधे से ज्यादा यूथ इनको फॉलो करता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि इतना बड़ा फंक्शन इनको अवार्ड देने के लिए क्यों करवाया गया? इसका जवाब है यूथ की पावर। दरअसल इस साल भारत में इलेक्शन है और हर पार्टी यही चाहती है कि वो यूथ को अट्रैक्ट कर सके, जिसकी वजह से वो जीत हासिल कर सके इन इलेक्शंस में, राइट? क्योंकि यूथ किसके फेवर में वोट करेगा साहब, ये कहना थोड़ा इस बार मुश्किल है, बट इनके फीड पर आते रहना ये हर पॉलिटिकल पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ये है बीजेपी का इंस्टाग्राम हैंडल, जिसमें ट्रेंडिंग रील्स और मीम्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर अपने काम और ऑपोजिशन के नाकामी के गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। अब सेम टू सेम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स को अगर हम देखते हैं तो सब जगह मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेंडिंग रील्स और मीम्स की बाहर है। एग्जैक्टली। पर ऐसा क्या हुआ कि जो मीम्स या ट्रेंडिंग रील्स यूथ बना रही है, वही पॉलिटिकल पार्टीज बनाने को मजबूर हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी इसके जरिए क्यों यूथ को अट्रैक्ट करने में लगी हुई है। देखिए, भारत जब आजाद हुआ था तब ज्यादातर पॉपुलेशन ओल्ड एज की थी, और उनको एड्रेस करने के लिए कई बड़ी बड़ी सभाएं या फिर रैली, इन सब का आयोजन किया जाता था। पर अभी ये स्ट्रैटेजीज जो है बदल चुकी हैं, क्योंकि समय बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं साहब, क्योंकि अब भारत भी बदल चुका है और उसका यूथ भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में वो फर्राटेदार बन चुका है। भारत में अब समय एक ऐसा है जहां महा इलेक्शन है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाई जाती है। देखिए, हर देश की निगाहें हमारे देश पर होती है, क्योंकि 986 मिलियन लोग एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए। एग्जैक्टली, जो कि पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक देशों में सबसे ज्यादा है। भारत, जिसकी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा यूथ का दबदबा है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी स्ट्रैटेजी उनको लुभाने की सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत के 65% यूथ 35 के नीचे की उम्र के हैं, 50% 25 के उम्र के नीचे, और अगर यूथ की भाषा में बोले तो इसीलिए ही पॉलिटिकल पार्टीज का सोशल मीडिया गेम भौकाल मचा रहा है साहब। हर पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा से ज्यादा यूथ को एड्रेस करने की कोशिश करती है और करना भी चाहती है, क्योंकि उनकी जीत यूथ पर ही डिपेंड है। इसलिए अगर आप कभी न्यूज या फिर सोशल मीडिया देखते हैं तो हर पॉलिटिशियन जो है आजकल साहब यूथ से मिल रहा है, या तो अपने भाषणों में उनके बारे में बातचीत कर रहा है और अपने कंटेंट से भी उनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। पर इस इलेक्शन में कितने पॉलिटिशियन खुद युवा हैं, और अगर युवा नहीं भी हैं तो क्या वो इन युवाओं की भावनाओं को समझ पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। पहले ये सब तो ठीक है, मगर असलियत में हमारे देश में कितने युवा पॉलिटिकल पार्टीज में हैं? देखिए, भारत में यूथ तो ज्यादा है, पर इनको रिप्रेजेंट करने वाले पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में बहुत कम है। अगर पीआरएस रिपोर्ट की माने तो 2019 लोकसभा में 543 में से 253 यानी 47% एमपीज 55 उम्र से ऊपर के थे, जो कि पिछले इलेक्शन से कंपेयर करें तो ये नंबर्स काफी बढ़ चुके हैं। अगर आप यूथ हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो शायद ये डेटा देख के आपको झटका जरूर लग सकता है, मगर ये तो साहब बस टीजर है। और अगर आंकड़े देखे जाएं तो आजादी के बाद से हर इलेक्शन के बाद ओल्ड एज पॉलिटिशियंस की गिनती बढ़ती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यंग पॉलिटिशियंस की बात अगर करें तो बस 12% करंट एमपीज 40 की उम्र से नीचे हैं, जो कि एक ह्यूज गैप दिखाता है यंग और ओल्ड पॉलिटिशियंस में। मगर क्या ये ओल्ड एज पॉलिटिशियंस हमारे यूथ की चीजों को समझ पाएंगे, और क्यों हमें ज्यादा से ज्यादा यंग पॉलिटिशियंस की जरूरत है पार्लियामेंट में? मानो अगर आप एक यंग पॉलिटिशियन हैं और तुम्हारे पास कोई यूथ अपनी तकलीफ लेके आया है, तो आप उससे ज्यादा रिलेट कर पाओगे, उससे ज्यादा समझ पाओगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसी बैकग्राउंड से है जो जिंदगी आपने जी है।
और जहां से वो आया है वहां से शायद आप भी निकले होंगे। तो उनकी तकलीफ आपने भी अपने आसपास कहीं ना कहीं खुद महसूस भी की होगी, और आप उनकी जनरेशन के हैं तो जिन चीजों से वो जूझ रहे हैं उसका हल आप ही निकाल पाएंगे। आज का यूथ भी देखिए यही चाहता है कि जो उनका नेता हो वो उनकी तकलीफ समझ पाए और उनका समाधान भी निकाल पाए। जितने ज्यादा यंग रिप्रेजेंटेटिव होंगे पार्लियामेंट में, उतनी ही आवाज यूथ की सुनी जाएगी। अब युवाओं को पढ़ा लिखा मंत्री चाहिए जो कि पढ़ाई और नौकरी की अहमियत को समझ पाए। भारत की बढ़ती यंग आबादी का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी यूथ को मिल पाए। नौकरी मिलेगी तो यूथ भारत को भविष्य में बहुत आगे बढ़ाएगा, और तभी तो डेवलपिंग देश से भारत को डेवलप्ड देश बना पाएगा, राइट। मगर पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि कैसे भारत का यूथ विदेश माइग्रेट कर रहा है, जी हाँ, और सरकारी नौकरी पाने के लिए भी जूझ रहा है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, और ये भारत के लिए भी कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर सकता है। अब अगर भारत की ओल्ड और यंग जनरेशन की तुलना की जाए तो ज्यादातर यूथ अब पढ़ा लिखा है और टेक सेवी बन चुका है। अब यूथ के पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से क्या सही है क्या गलत है वो अब बहुत अच्छे से समझ सकता है। आज का यूथ साइंस, टेक, एनवायरमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और वो चाहता है कि इन चीजों की बात पार्लियामेंट में भी की जाए। और ये बात कौन करेगा? जब उनका कोई यंग रिप्रेजेंटेटिव यहाँ खड़ा हो उनके लिए। मगर बात वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है जो हमने आपसे स्टार्टिंग में कही थी कि भाई यूथ किसके फेवर में वोट करेगी? क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को जीतने में यूथ को इन्फ्लुएंस कर पाएगी, या जो उनके मुद्दे उठाएगा वो उसको ही वोट करेंगे? वेल, इसका जवाब हमें जेन-ज़ी से मिलता है। अब जेन-ज़ी कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। जनरेशन जी वो पीढ़ी है जो 1997 से 2011 की टाइमलाइन में पैदा हुई। इसकी उम्र अभी 15 से 25 साल है, और यही हमारे आने वाला फ्यूचर भी। इसके ऑपोजिट हमारी पहले वाली जनरेशन को मिलेनियल्स कहते हैं, जो कि 1981 से लेकर 1996 के बीच पैदा हुई। अब ये दोनों जनरेशन जो है वो है जो भारत का यूथ है, और इन पर ही भारत के आधे से ज्यादा वोट डिपेंड करते हैं। और अगर इन दोनों के वोट बैंक की बात की जाए, यू वोंट बिलीव कि आंकड़े कहीं ज्यादा है। एग्जैक्टली, और बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मिलियनल्स की बात करें तो भारत में 440 मिलियन मिलियनल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पॉपुलेशन में 34% मिलियनल्स हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनल्स भारत में ही हैं। 2014 के इलेक्शन में भारत में जो सबसे यंग वोटर्स थे वो मिलियनल्स ही थे, और उस टाइम भारत के उन युवाओं ने देश में गवर्नमेंट चेंज करवाई, जिसकी वजह से कांग्रेस का 70 साल का जो शासन था वो खत्म हुआ। अब बीजेपी एक नई पार्टी बनकर उभर कर सामने भी आई। फिर बारी आई 2019 के इलेक्शन की, जिसमें बीजेपी ने पूरे देश में 303 सीट्स जीती, जो कि 1984 के बाद से एक सिंगल पार्टी के लिए सबसे ज्यादा वोट शेयर। इसका मतलब ये था कि 50% शेयर ऑफ वोट्स खाली बीजेपी को मिले। लगातार दूसरी बार भी बीजेपी की लोकसभा इलेक्शन में जीत हुई, और इसमें मिलेनियल्स का फिर से सबसे बड़ा हाथ था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मगर ऐसा क्या प्रॉमिस था जिसके बलबूते पर मिलेनियल्स ने फिर से बीजेपी को वोट दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया वो था करप्शन। जी हाँ, इसी का एक पर्टिकुलर टॉपिक चलते 2014 से ही यूथ को ऐसी पार्टी चाहिए थी जो करप्शन को कम कर सके और देश को आगे बढ़ा सके। इसकी एक झलक बीजेपी ने 2014 के बाद दिखानी स्टार्ट कर दी थी, और 2019 के इलेक्शन से पहले रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी को चकाचक बनाने की जिम्मेदारी उठा ली थी, जिसके बाद 2019 में मिलियनर्स ने ही झोली भर भर के वोटों की बौछार कर दी। अब दूसरा मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर था, जिसमें हमारे बॉर्डर से सटे देश की बात की गई थी, जिसमें चाइना और पाकिस्तान किस तरह हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं और हमारे घर के अंदर किस कदर घुसना चाहते हैं। इसके बाद से 2014 में बीजेपी ने ही 2.19 बिलियन का बजट डिफेंस को अलोकेट किया, जो कि इंडियन रुपीस में तकरीबन 3,17,207 करोड़। इसमें मिलिट्री में टेक्नोलॉजी और बॉर्डर्स के रोड्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, और 2019 में यह बजट बढ़ के 4,88,795 करोड़ रखा, जिसको देख के मिलेनियल्स को भारत में एक चेंज दिखा और अपनी आर्मी को आगे बढ़ देख अपने बॉर्डर्स को सिक्योर देख के सुकून भी पाया। अब तीसरा मुद्दा जो मिलेनियल्स को सबसे ज्यादा भाया वो था भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का, जहां उन्होंने भारत को एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा। बीजेपी के अंडर भारत की इकोनॉमी
10वें नंबर से 5वें नंबर पर आई है, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी अगर जीडीपी की बात करें तो भारत दुनिया भर में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है और अगर इन्फ्लेशन देखी जाए तो 2014 से पहले 8.33% था, जो कि आरबीआई टॉलरेंस लिमिट से 2 से 6% ज्यादा था। मगर मोदी सरकार के अंडर ये नंबर आरबीआई टॉलरेंस लिमिट के अंडर ही रहा। जी हाँ, अब आपने देख ही लिया है कि यूथ को अब लुभाना है तो जमीनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जो बोला है वो करके दिखाना ही पड़ेगा, तभी तो आपको वोट मिलेगा। मिलेनियल्स ने इसलिए वोट दिया था क्योंकि वो ग्राउंड पर काम देख पा रहे थे और आधे से ज्यादा वोट्स मिलेनियल्स ने तभी बीजेपी सरकार को दिए थे। अब देखना ये है कि यही लोग इस साल 2024 में किसके फेवर में वोट करेंगे और क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस साल मिलेनियल्स के प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, क्योंकि यही मिलेनियल्स अब जेनजी के पेरेंट्स बन गए हैं। और आपने खुद अपने घर में भी देखा होगा कि भाई पेरेंट्स के ओपिनियंस कहीं ना कहीं बच्चों को जरूर इफेक्ट करते हैं उनके डिसीजंस मेकिंग पर, राइट? चलिए अभी जानते हैं कि क्या सच में जेनजी अपने पेरेंट्स के ओपिनियंस को इतना सीरियसली लेगी या खुद ही अपने डिसीजंस ले सकते हैं वो। अब यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए तो इस साल भारत में 1.82 करोड़ जेनजी वोटर्स हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर है। एक सर्वे के मुताबिक 40% जेनजी के लिए अपने पॉलिटिकल व्यूज और ओपिनियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर अपने पेरेंट्स के जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो। एक इंटरेस्टिंग सर्वे जो कि एक डेटिंग ऐप ने किया है, ठीक है, हैरान मत हो जाइए क्योंकि ये एक नई जनरेशन है सरकार। तो नए तरीके के सर्वे के मुताबिक आपको बताएं 77% जेनजी वोटिंग को अट्रैक्टिव मानते हैं, 41% के मुताबिक वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और 40% वोटिंग को क्रूशियल मानते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस सर्वे में पता चली वो थी 15% जेनजी ऐसे पार्टनर को डेट नहीं करना चाहते जो वोट ही देना नहीं चाहते। इसलिए इस डेटा से पता चलता है कि भाई जेनजीज के लिए वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। पॉलिटिकल पार्टी को भी इसलिए इन वोटर्स को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इनके ओपिनियंस इस साल के इलेक्शन में काफी मैटर करते हैं। जेनजी वो जनरेशन है जो ज्यादा टेक सेवी है और ऐसे टाइम में पैदा हुई है जब टेक की दुनिया बूम कर रही है। तभी पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर अपना प्रेजेंस बनाकर रखना चाहती है, क्योंकि अगर ये जेनजी को पॉलिटिकल अपडेट्स मिलती तो वो केवल सोशल मीडिया से ही मिलती है, जिसमें से 40% जेनजीज को ये इंफॉर्मेशन केवल और केवल इंस्टाग्राम से मिलती है, 26% को यूट्यूब से और 17% को ट्विटर से और बाकी 12% को फेसबुक से। अगर आप आजकल सोशल मीडिया देखते हैं तो आपको दिखेगा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़ रही हैं धीरे धीरे और उनको अवार्ड्स भी दे रही हैं। यही सेम बात हमने पहले भी इसलिए की थी और आपने देखा होगा कि आजकल नेता वर्चुअली भी अपनी स्पीच कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जेनजी तक पहुंच पाए। मिनिस्टर्स पॉडकास्ट में अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के थ्रू भी अपनी बात कर रहे हैं। अगर हम हाल फिलहाल में दूसरे देशों के इलेक्शन पर भी बात करें, नजर भी डालें, तो भी हमें जेनजी के वोट्स की पावर की वजह से सरकार वहां पर जीत पाई, ये देखने को मिलेगा। यूएसए में देखा जाए तो 2020 में जो बाइडेन को जिताने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जेनजी का था। एनबीसी के सर्वे के मुताबिक 65% वोट 18 से 24 एज के बच्चों के थे जो बाइडेन को दिए गए, 11% दूसरी एज ग्रुप से ज्यादा के थे। सेम अगर अपने आसपास के देश यानी इंडोनेशिया में देखा जाए तो ओपिनियन पोल्स के मुताबिक वहां भी प्रबोवो सुबियांतो नए प्रेसिडेंट बनने की लिस्ट में सबसे आगे। जी हाँ, वहां भी 32.7% वोटर्स जो कि एज उनकी 17 से 26 के बीच में है प्रबोवो को सपोर्ट करते हैं। इन देशों के इलेक्शन को अगर भारत ने सीरियसली लिया हो तो उनको भी दिख गया होगा कि यूथ की पावर कितनी मैटर करती है। मगर सब देशों में जेनजी के प्रॉब्लम्स अलग हैं और उनकी मांग भी काफी डिफरेंट है। तो कैसे भारत में जेनजी वोट करना पसंद करेंगे? इसमें कई सारे मैट्रिक्स हैं जिनमें से कुछ से पता चला है कि 19% ये देखेंगे कि क्या इशू पार्टी ने उठाया, 15% पार्टी की लीडरशिप को देखते हैं, 10% इन्फ्लुएंस होते हैं अपने घर के ओपिनियन से। अगर उनकी फैमिली किसी पार्टी को सपोर्ट करती है तो वो भी उसी को वोट देना ही पसंद करेंगे। 14% ये देखते हैं कि कोई यंग कैंडिडेट उस पार्टी में खड़ा है क्या, और 10% कम्युनिटी और कास्ट देख के ही वोट करना पसंद करते हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ये इलेक्शन जीतना है तो उनको ये सारी बातें अपनी स्ट्रैटेजीज में रखनी ही पड़ेगी, तभी यूथ उनके फेवर में वोट कर पाएगा और फिर से कोई भी पार्टी अपनी सरकार जो है बनाने में सक्षम हो पाएगी। मगर यहाँ पर एक चिंता जरूर है जो पॉलिटिकल पार्टी को देखनी चाहिए, वो है फर्स्ट टाइम वोटर्स की। फर्स्ट टाइम वोटर्स वो होते हैं जो पहली बार इस इलेक्शन में वोट करेंगे और जिनकी एज 18 से 19 के बीच रहती है।
इस साल भारत में 1.85 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो कि पिछले लोकसभा इलेक्शन से 25% ज्यादा है। मगर इस साल जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है 40% इन वोटर्स ने अभी तक वोटिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया। गवर्नमेंट को अगर यूथ को अट्रैक्ट करना है तो उनको रजिस्टर करवाना भी उनकी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यही यूथ आने वाले इलेक्शंस में किसी भी सरकार को जिताने में मदद जरूर कर सकता है। अब इन सब नंबर्स, डेटा, पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रैटेजीज, इन सब में यही देखा जा सकता है कि यूथ की पावर सबसे ज्यादा है साहब, और वो खाली सोशल मीडिया प्रमोशन, रैली या फिर भाषणों से अट्रैक्ट नहीं होने वाले, बल्कि उनका वोट उस पार्टी के फेवर में सबसे ज्यादा होगा जो उसके मुद्दे उठाएगा और उनकी बात को समझेगा या सुनेगा। अब दुनिया फ्यूचर में हाईटेक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, तो सरकार को भी फ्यूचर को लेके यूथ के लिए काम जरूर करना होगा, तभी वोट्स उनके फेवर में आ पाएंगे और तभी वो जीत हासिल कर पाएंगे। अब इस पर आपका क्या पॉलिटिकल ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और अगर आप भी उस यूथ में से हैं जो कि इस बार फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हैं, तो अपना एमपी बहुत ज्यादा सोच समझ कर चुके। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें